प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यसर, मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले 9 मई के 2 मुकदमात के फैसले, अदालत का पीटीआई रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म, नाअहलियों का सीजन अब खत्म होना चाहिए, ये मसले का हल नहीं, बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास में कहना है कि अदालतों को हथियार बनाकर हमें टारगेट किया जा रहा है। जज हिम्मत करें और सजाएं गैर कानूनी करार दें। अलीमा खान का बड़ा बयान। क्या कप्तान की 14 अगस्त की कॉल पर कारकुनान एहतजाज के लिए निकलेंगे? जश्न होगा या एहतजाज? इस पर करेंगे तफसीली बात। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में करप्शन रोकने के निज़ाम में संगीन खामियां, IMF रिपोर्ट में इंकशाफ, सियासी शख्सियात की शनाख्त और निगरानी का अमल गैर मुतवाज़िन करार, साथ ही महंगाई की शदीद लहर ने अवाम की कमर तोड़ दी। IMF इंडिकेटर्स पर भी डालेंगे एक नज़र। बाजवड़ में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सरबकफ दोबारा शुरू, शोरिश ज़दा इलाकों में 14 अगस्त तक कर्फ्यू नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमलों की इत्तलात। इसके अलावा सफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अमरीका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशत गर्द तंजीम करार दे दिया। ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी फतह है, जायजा लेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती गुर्बत और ट्रंप के तवातुर से आने वाले भारत मुखालिफ बयानात। मोदी के हामी अमेरिका में मसनूआत के बॉयकॉट और एहतजाज पर उतर आए। ये तमाम टॉपिक्स जो हैं आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रंप पॉलिसी और जिस तरह से पाकिस्तान के लिए चीज़ें प्रोसीड कर रही हैं, क्या देख रहे हैं आप इस सब में? जी, देखा ये जा रहा है कि पहले जो ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान के हक़ में और भारत के रोज़ एक ख़िलाफ़ उनकी ट्वीट पे ट्वीट आ रही थी, तो पहले उसको कहा जा रहा था कि जी ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पाकिस्तान की, मगर अब जो इशारे आ रहे हैं कि हमारा जो उनके साथ मुआहदा टैरिफ्स का भी हो गया है, फिर वो पाकिस्तान में मादियात, ऑयल वगैरह में इन्वेस्टमेंट भी करने आ रहे हैं, तो ये अब ज़रा डीपर रिलेशनशिप की तरफ जो इशारे आ रहे हैं। भारत के लिए बड़ी मुश्किलात है, मोदी साहब के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्होंने ये अपना तासुर दिया था कि वो विश्व गुरु हैं, वो आलमी लीडर हैं, और देखें पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है, और उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया और पूरी दुनिया जो है ना भारत के पीछे पीछे फिर रही है। अभी उनका ये है कि वो बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं और उसका जो है अपोजिशन भी जो है खुल के उनके ख़िलाफ़ बातें कर रही है। पहले वो कहते थे कि जी हाउडी ट्रंप जो है उनकी कैंपेन में वो शामिल हुए पिछले इलेक्शन के अंदर। उसके बाद फिर वो उन्होंने 2019 के इलेक्शन में ये भी कहा कि इस दफ़ा अब की बार ट्रंप सरकार। अब ये हालात हो गए हैं कि ट्रंप जो है उनकी जो ट्वीट्स हैं उसने पूरे भारत के अंदर जो है ना एक, पहले तो वो परेशानी थी, गमगीनी थी, अब वो परेशानी बनती है और तशवीश बनती जा रही है कि पहले कुछ 30-35 दफ़ा वो बार बार जता चुके हैं कि मैंने ये सुलह करवाई पाकिस्तान की, जबकि ये भारत, ये मोदी साहब ये पेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान ने फ़ोन किया तो हमने उनकी बात मान ली। वो या ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैंने सुलह करवाई, वो इंडिया में के 5 जेट के गिरने का भी 2-3 दफ़ा जिक्र कर चुके हुए हैं। और उसके बाद फिर जो फाइनली जो टैरिफ्स आए, पहले 25% और फिर 50%, और ये भी कह दिया गया कि अगर आपने रूस से असला और तेल ख़रीदा तो ये मज़ीद भी चीज़ें बढ़ सकती है। उससे अब वहाँ पे इंडिया में एक किस्म का एक तूफ़ान आया हुआ है पहले ही, और उनके जो भक्त हैं वो भक्त कहलाते हैं बीजेपी के, और उन्होंने सड़कों पे जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया है। और वो कह रहे हैं जी हम जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का, ऑफिशियली नहीं आया मगर ये उनका एक तरीक़ाकार है कि उनके जो ब्रिगेड्स हैं इस तरह के जो हिंदुत्वा के, वो कह रहे हैं जी हम इंडियन जो के अंदर, जो इंडिया के अंदर जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स हैं, कोका कोला हो गया, पिज़्ज़ाज हो गए, पेप्सी हो गई, इनका हम बाइकआउट करेंगे। अच्छा, गाज़ा के वक्त आप देखें पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा था कि इसराइल की प्रोडक्ट्स का बैन जो उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया, अब वो ये कर रहे हैं। तो लास्टली आज जो अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से नहीं, मार्क रूबियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी तरफ से प्रेस स्टेटमेंट ख़ास तौर पे आई कि उन्होंने BLA और मजीद ब्रिगेड को जो है वो डेजिग्नेट कर दिया है, दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है।
अब ये बहुत इसके बड़े कॉन्सिक्वेंस है इंडिया के लिए भी, हमारे लिए उसके बड़े मुस्बत जो कॉन्सिक्वेंस हैं, क्योंकि ना सिर्फ कि उन्होंने इसको डेजिग्नेट किया है, उन्होंने जिक्र भी किया है कि ये कराची एयरपोर्ट पे, ग्वादर पोर्ट पे, फिर ये जो है जाफर एक्सप्रेस जैसे हमलों के अंदर मुलव्विस रहे हैं, और ये इसको ओन कर चुके हुए थे। कराची के अंदर जो चाइनीज़ एम्बेसी पे हमला हुआ उसके अंदर भी BLA ने उसको ऑन किया था। कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि दुनिया में कोई भी अगर इनसे ताउन करता हुआ पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ जो है भारतीय सेंक्शंस जो है, अमेरिकी सेंक्शंस जो है ना, वो लगने का इम्कान होता है। और इनके जो हैं BLA बलाच बरी के मरने के बाद इसके ताने बाने बताया जाता है कि वो हरबियार मरी अब इसको रन करते हैं। पहले ये हमारी खबरें तो छोड़े, हिंदू अखबार में ये खबरें छपती रही हैं कि वहाँ पे इसके BLA के कमांडर जो है ज़ेर इलाज भी रहे हैं, पनाह भी लेते रहे हैं। ये इंडियन मीडिया में ख़ुद छपी हुई हैं और वो उनकी मुलाकातों का इस तरह का है। सो भारत नेक्स्ट टाइम जो ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान में करता है उनको 100 दफ़ा सोच के इसके मतलब करना पड़ेगा। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में उनकी जगहसाई हो रही है। पहले ही ये जो पाकिस्तान के साथ मार्का हुआ और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई तो वो इंटरनेशनल एक शर्मिंदगी तो चल रही है। अब इंटरनल प्रॉब्लम्स भी उनके लिए बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि राहुल गांधी जो है बहुत एक्टिव हुए हैं, और भी मसले चल रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली का एक पूरे सबूत जो है पेश कर दिए हैं, और वहाँ भी अब फॉर्म 45 वाला सिलसिला इंडिया में भी शुरू हो गया है। दूसरा ये है कि उनके लिए ट्रेड के जो रिपरकशंस हैं कि टैरिफ जो 50% हैं उसकी वजह से उनकी जो $87 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ख़तरे में हैं कि उसमें से अब ये जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं उनके अपने लोग जो इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि पहले वो कह रहे थे कि नहीं जी ये हमारा जो है ना 2.5% ऑफ GDP एक्सपोर्ट्स अमेरिका के साथ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, इसका इम्पैक्ट जो है वो 2 से 3% ग्रोथ रेट जो उनका 6% पे है वो तो 2% तक फ़र्क पड़ सकता है। और पाकिस्तानी ऑफ कोर्स हमारे लिए भी चांस है कि अगर हम बाकी चीज़ें भी अपनी दुरुस्त कर लें, इनपुट सस्ती कर लें, कर्जा सस्ते कर लें, तो वियतनाम और बांग्लादेश की तरह हम भी उनकी जो $10 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल्स की उसमें से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद आज एक और अच्छी खबर आई है कि बासमती चावल जो हैं जी वो पहले भी हमने इंडिया ने उसके ऊपर एक्सपोर्ट्स रोकी थी, तो हमने उसके अंदर अपनी नीश क्रिएट कर ली हुई है। तो हमें पहले ही फ़ायदा था। अगर उनके ऊपर 50% ये टैरिफ आते हैं तो ये चावल और टेक्सटाइल्स, हमारी जो कॉटन एंड क्लोथिंग जो है, ये एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं। तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा ये मौका है। दूसरा ये है कि भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं बिहार के अंदर, और मोदी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पहले ही उनका इन्हताज जारी है कि अब तीसरी उनकी गवर्नमेंट चल रही है। ये लास्ट इलेक्शन के अंदर उनको जो है वो जो मेजॉरिटी नहीं मिली हुई, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और बिहार के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वहाँ पे क्या आता है। तो इसके बाद इसके असरात वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स पे भी आएंगे, और जो है अपोजिशन और मीडिया जो उन्होंने टोटली जिसे गोदी मीडिया कहता है वो भी सवाल करता है कि अभी भी वजारत खारजा की भारत की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट्स आती हैं, मैं डायरेक्टली मोदी ट्रंप का नाम लेके, जिस तरह ट्रंप उनका नाम ले लेके ट्वीट्स करते हैं, वो नाम नहीं लिया जाता। तो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दिन ब दिन उनके लिए ये मुश्किलात होती जा रही हैं। ठीक है। और आमिर साहब ये बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से कि एक एडवांसमेंट नज़र आई है रिलेशंस के अंदर अमेरिका की और पाकिस्तान की, अदर देन इन्वेस्टमेंट्स, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है इंडिया के साथ उसमें भी ये कहीं जाके हेल्प आउट करता हुआ नज़र आ रहा है? जी, बहुत अच्छा किया आपने मुझे ये इसकी तरफ पॉइंट आउट कर दिया कि अभी जो पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है और जो पहले इशारे आ रहे थे कि वो यहाँ ऑयल में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी थोड़े से अब प्रूफ्स आ रहे हैं
कि एक तो जो रिकोडिक है उसके अंदर जो है और भी ब्लॉक्स हैं, काफ़ी ब्लॉक्स खाली हैं जहाँ पे कॉपर है, तो वो भी है। दूसरा ये कि ऑफशोर जो है और ज़मीनी जो है शेल गैस की तरफ इशारा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स उसके अंदर मौजूद थे, मगर उसके अंदर दो तीन बातें थी। एक तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और पहले दरमियान में आज से 10-15 साल पहले ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी हो गई थी और वो फिजिबल नहीं था, तो लोग जो इसलिए एलएनजी गैस और पेट्रोल की तरफ जा रहे थे। अभी अमेरिका ने उस टेक्नोलॉजी को इतना सस्ता कर लिया है कि वो फीजिबल प्रोजेक्ट बन गया है और उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अगर वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं तो बड़ा हमारे लिए अच्छा है। और इसलिए भी कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में, और चीन के साथ उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। सो जो इंडिया को भी चॉइस नहीं मिल रही कि उसको चूज़ करना पड़ रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से रख लें, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। हमारे पास ये चॉइस है कि हमारी चीन के साथ जो दोस्ती है वो बड़ी पायदार है, पुरानी है, आयरन क्लैड है, मगर उसके साथ अगर अमेरिका की भी इन्वेस्टमेंट आती है तो फिर ये जो प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं बलूचिस्तान में और केपी के अंदर भी भारत की तरफ से या बाकी दुश्मनान की तरफ से अमेरिका के जब यहाँ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होंगे तो वो इसको रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे। और जाहिर है ऑफ कोर्स जो है उनकी यहाँ पे अगर रोज़गार आता है और इन्वेस्टमेंट आती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इशू रहा हुआ है कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बड़ी कम है, उससे नौकरियाँ भी आती, इन्वेस्टमेंट भी आती है। एंड देन इफ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ अमेरिका एंड पर्टिकुलरली ट्रंप जो है उसके एक पॉलिटिकल मैसेज जाता है, हमारा वकार पहले ही जो बड़ा है ये इंडिया के साथ इस झड़प के बाद, और तमाम दुनिया और खित्ते के अंदर हमें ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। इसके बाद वो इक्वेशन मज़ीद चेंज हो जाती है और हमारे लिए अच्छा है। लास्टली अगर आपके पास जो बस टाइम 1 मिनट और। जी आमिर साहब, थोड़ा सा पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग है उस हवाले से। अभी अमेरिका और के अंदर जो अलास्का के अंदर पुतिन और उनकी जो है ये बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि उसके क्या नतीजे निकलेंगे। पहले तो मैं अपने खित्ते के हवाले से बात कर लूँगी। इंडिया ने बहुत उम्मीद लगाई हुई है क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि रूस से हम तेल लेते रहेंगे। वो जाहिर है वो $25 बिलियन की तो प्रॉफिट कमाया पिछले साल उन्होंने, और शायद उसकी जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। $130 बिलियन के करीब 2 साल से, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी, वो पेट्रोल लेते रहे हैं और उसको क्रूड लेके उसको रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका और पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे थे। और उनकी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो अडानी ग्रुप नहीं, अंबानी ग्रुप, मुकेश अंबानी की जमुनानगर गुजरात के अंदर है। तो वो फैक्ट अगर होती है तो अमेरिका भारत इस उम्मीद पे है कि अगर कोई वहाँ पे ट्रंप की डील होती है यूक्रेन के ऊपर और कोई रूस से सुलह होती है तो शायद उनके ऊपर पाबंदियाँ भी कम हो सकें। और ये जो पेनल्टी के 25% है और जो अमेरिका की तरफ से ये शिकायत है कि आपने रूस से ये पेट्रोल नहीं लेना, तो शायद इसके अंदर अमेरिका फ्लेक्सिबल हो। ये तो है इंडिया के लिए और हम भी इस पे निगाह रखे हुए हैं। मगर दुनिया भर में जो बहस हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी बात है, समिट की जो मीटिंग होती हैं जहां प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये काफ़ी 8-10 साल बाद समिट लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के साथ मुलाकात हो रही है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और समिट लेवल पे तब होती है जब नीचे से चंद चीज़ें तय की जा रही हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि क्या तय हुई हैं। 2 किस्म के उसके ऊपर नुक्ता नज़र हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि ये ट्रंप के लिए, उनके लिए एक होता है कि अगर ये डील में जो वो चाह रहे हैं और जो यूरोप चाह रहा है और जो यूक्रेन चाह रहा है वो नहीं भी होता, तो एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी तो है कि पुतिन खुद अलास्का में आ रहे हैं। मगर रशिया की तरफ से जो इशारे आ रहे हैं कि उनकी 2 शराइत हैं क्लियरली, और वो उसका उन्होंने बरमला कहा है कि उनके पास जो 4 इलाके हैं डॉनबास्क और ये वो के 4 जो यूक्रेन की मलका सरहद से वो वापस नहीं करेंगे वो उसको। दूसरा उनकी शर्त है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और आइंदा के लिए भी एश्योरेंस दी जाएगी
कि ये पहले भी मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 में ये एश्योरेंसेस दी गई थी मगर उसके ऊपर वो नहीं किया गया। तो क्या वो रशिया उससे नहीं पीछे हट रहा? तो पुतिन और ये अमेरिका के ऊपर ये देखा जा रहा है कि क्या रशिया अपनी टर्म से हटेगा या नहीं हटेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये आइंदा आने वाले दिनों में बात करेंगे। जी बिल्कुल। आमिर साहब, हमें ज्वाइन किया है डिस्कशन के लिए रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी तैमूर खान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। हम ऑफ कोर्स आपसे जो है 14 अगस्त के एहतजाज के मुतल्लिक और पीटीआई के मामलात भी डिस्कस करेंगे, पर मैं चाहूँगा कि मैंने इब्तदाइये में ये बहुत इंटरनेशनल और ख़ित्ते के अंदर बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, पुतिन एंड ट्रंप की तो है, मगर पाकिस्तान और यूएस के जो ट्रंप तवातर के साथ अमेरिका के ऊपर जो भारत के ख़िलाफ़ जो उनकी तरफ से इशारे आ रहे हैं, तो वहाँ बड़ी तशवीश बढ़ रही है, ख़ास तौर पे टैरिफ्स के हवाले से, और भी इसके अलावा जो आप बाखबर हैं। क्या कैसे देखते हैं ये इक्वेशन पाकिस्तान वर्सेस यूएस, जिसे ट्रांजैक्शनल कहते थे, ये चेंज हो रही है, क्या है, कैसे? देखिए, जो रिलेशनशिप 2 दिन में चेंज हो सकती है और वो चेंजेस जो है वो हमारे नेशनल कॉन्स्ट्रक्ट में तो खुशाइन लग सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 दिन में एक तरफ से दूसरी तरफ चेंज हो सकती है, वो 2 दिन में दोबारा भी चेंज हो सकती है। जो हमारी बदकिस्मती है वो सिर्फ ये है कि अमेरिका के साथ हमने हमेशा जो है वो टैक्टिकली खुश होके जो है वो बाद में फिर हमें हमेशा उसके बजाय फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जैसी किताबें लिखनी पड़ी। और इसका हल एक ही है, और वो हल मैं बार बार कहता रहा हूँ और आपके साथ इंटरव्यूज में भी कहता रहा हूँ कि जब तक हम अपना सियासी और इक्तिसादी निज़ाम मजबूत नहीं बनाते तो हम बेसिकली फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स की सर्च में ही रहेंगे, लेकिन हमें मास्टर्स नॉट फ्रेंड्स मिलेंगे। आप बेसिकली यही कह रहे हैं कि अभी भी इसकी नेचर ट्रांजैक्शनल है, ये स्ट्रेटिजिक इसको नहीं कहा जा सकता, और हमें डिटेल्स का इंतज़ार करना पड़ेगा कि पाक यूएस जो ये बातें की जा रही हैं मादनियात और ऑयल के हवाले से, इसकी तफसीलात क्या हैं। जब आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब आप कमज़ोर विकेट पे जो है वो कोई भी नेगोशिएशन एंटर करते हैं तो फिर जो है वो आपको बहुत कुछ देना पड़ता है जो आपको देना नहीं चाहिए। और इसका सबूत शायद यही है कि जो भी अमेरिका को ऑफर हुआ है वो आज तक पब्लिक आई में या पार्लियामेंट में आया नहीं है। जी, मैं चाहूँगा कि ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स पे आने से पहले थोड़ा सा बाजौड़ में जो है, क्योंकि आप उस पर ज़ाहिर है गहरी नज़र रखे हुए हैं, अभी बताया गया है कि ऑपरेशन वहाँ पे जारी है, 3 दिन का डे टाइम पे कर्फ्यू होता है, और उस ऑपरेशन का नाम सर बकफ जो है लिया गया है, और वहाँ पे बड़े लार्ज स्केल पे इन 2 इलाकों में जहाँ पे ये हो रहा है, ये इसका ये दो तहसीलों में नकल मकामी हो रही है। और क्योंकि पहले जो जिरगा करवाए गए और उनके लिए था कि वो जो सरकश और वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं वो वहाँ चले जाएं, वो नाकाम हो गया। तो आप उससे ज़्यादा खबर हैं, ज़रा बताइएगा कैसे क्या सूरत हाल है। देखिए, मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्जुमानी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो हो रहा है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, और कुछ सवालात कहें या कुछ पॉइंट्स कहें, मेरे ख्याल में वो उठाना जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आखिर क्यों जो है वो यहाँ पे मिलिटेंट एलिमेंट्स बार बार आ जाते हैं। अगर हमारी सिक्योरिटी बेहतर हो रही है तो इन ऑपरेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहली बात ये। और इसको आप पिछले हुकूमत पे नहीं डाल सकते, 3 साल तो इस वफाकी सेटअप के हो गए, अगर 2022 से आप शुरू हो जाएं। दूसरा सवाल आमिर ये बनता है कि जो पब्लिक एट लार्ज है, जब वो खुद ही इतनी एंटी मिलिटेंट है तो उनको इतना खदशा क्यों होता है ऑपरेशन से? क्यों वो जो है
वो हुकूमत की बात को, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, उसको ट्रस्ट नहीं करते। क्या आप और मैं ये नहीं जानते, ये जो पिछले साल में और 2 में हुआ है, कि हमारी स्टेट की बात जो है वो किसी भी सिटीजन के लिए ट्रस्ट करना आसान नहीं। अभी तो हम सब ने देख लिया, जब इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस इस्लामाबाद में भी होती हैं, जब अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल लेट जाता है, कि स्टेट को ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप पाकिस्तान की पेरिफेरी में रहते हैं, तो फिर जो इन लोगों के जज्बात होते हैं ना, इनको तो वो विजिबिलिटी भी नहीं मिलती जो हमें मिलती है। बहरहाल अभी जो ये चैलेंज है, याद रखें कि डिपेंडिंग ऑन कि ये होता कैसे, क्या होता है क्या नहीं हमें होता। सरकार की तरफ से यही बताया गया है कि जी इसके लिए इंतजामात किए गए हैं। बेघर ख़ानदानों के लिए 449 स्कूल जो हैं सरकारी स्कूल और 113 निजी स्कूल रिहाइश के लिए मुख्तस किए गए हैं और इंतजामात किए गए हैं। इसमें मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और वफाक होती है, मगर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की भी होती है। तीसरी दफ़ा ये हुकूमत है PTI की, तो ये जो ये फितना जो बढ़ता रहा, इसमें किस हद तक वो उनका भी कसूर है? आमिर, देखें, जब हमारी हुकूमत वफाक में और सूबे में रही तो 3 साल में ना किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, ना कोई इशू रहा। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पर्सनली साउथ वज़ीरिस्तान से लेके बाजवड़ में इन सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, इतनी दूर की बात नहीं है, 2020-21 में जो है वो फिरा। क्योंकि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो ये हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह देखने के लिए आई वांटेड टू सी ऑल ऑफ दीज प्लेसेस माई सेल्फ, राइट। तो देखें, जो इंतज़ामात अभी उन लोगों के लिए होंगे जो अपने जो बेघर हो रहे हैं, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। लेकिन जो आपने कशमकश इस ऑपरेशन पे देखी सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान, और अभी सिर्फ सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान नहीं, आपने ये भी देखा कि जो बाकी पार्टीज हैं वो भी अभी एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ कर रही हैं। और फिर आपने आज ये भी देखा कि एक बाजवड़ के नौजवान रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सपोजिटली वफाकी काबीना का हिस्सा, जिनके भाई शहीद हुए थे, उनका नाम मुबारक साहब मेरे ख्याल में, हाँ जी, राइट। तो आज उनका अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोलते हुए जो मैंने इंटरनेट पे देखा है, उनकी स्पीच जो है वो सेंसर हो गई नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो इससे तो मुझे एक ही मकसद जो है वो जाहिर होता है, और वो ये क्योंकि तबीर खान इस वक्त ऑन गोइंग ऑपरेशन है, हम भी इसलिए मोहतात हैं, उसकी ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर नहीं कर रहे। मगर मुझे जो आपकी बात से समझ आई है, आप ये कह रहे हैं कि लोगों को अमन चाहिए। स्वात में भी इस तरह का वो अमन के मार्चेज होती रही, वज़ीरिस्तान में भी, और हाल ही में बाजौड़ के अंदर भी लोगों को ऑपरेशन तो चाहिए, बल्कि कि इनके ख़िलाफ़ किया जाए। मसला होता है इंतज़ामात करने का कि लोगों को मुश्किलात ना हो। ये कह रहे हैं आप? आमिर, मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रस्ट का डेफिसिट है, जो छोटी छोटी गलतियां भी आप करते हैं, उससे ये ट्रस्ट का डेफिसिट बढ़ता है। जब आप कोई जो है वो अपने कैबिनेट मेंबर को बोलने नहीं देते, तो उससे ये ट्रस्ट के डेफिसिट का जो बढ़ना है, उसी का तासुर मिलता। अगर आप इन ऑपरेशंस को सही तरीके से प्लान, कोऑर्डिनेट और उसका कंसेंसस नहीं बनाते, तो वो ट्रस्ट का डेफिसिट कम करना जो है वो और भी मुश्किल होता। मैं सिर्फ वो चीज़ जो है वो जाहिर कर रहा हूँ। आप और मैं तो जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन माजी में जो है इन चीज़ों पे फ्री स्पीच ना करा के, क्रिटिसिज्म ना सुन के, जो पाकिस्तान की पेरिफेरी में लोग रहते हैं उनकी दूरियां हमने सिर्फ वो डिस्टेंसेस हमने सिर्फ ज़्यादा बढ़ाएं, कम नहीं की। ऑपरेशनल डिटेल्स मैं भी नहीं दे रहा।
नोट करें। जी, मगर जो चीज़ें शेयर की जा सकती हैं कि इस वक्त जो है, मैं इसलिए भी ये जिक्र कर रहा हूँ कि 14 अगस्त को पीटीआई ने भी ऐलान किया हुआ है कि एक पुरअमन तरीके से वो एहतजाज अपना करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक सवाल, एक बहस चल रही है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है बलूचिस्तान में और केपी में ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। भाई ये सारी अभी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि क्योंकि सरकारी तौर पे कंफर्म नहीं की गई, तो इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। मगर ये जो पिछले चंद दिनों और हफ्तों के अंदर जो हैं, ये बाजार वज़ीरिस्तान बलूचिस्तान के अंदर तवातर के साथ दहशत गर्दी के हमले हुए हैं। ये 2 दिन पहले मस्तूम के अंदर जो है वो रेलवे लाइन उड़ा दी गई है। उसके बाद वज़ीरिस्तान का भी, ये पूरी लिस्ट है मेरे सामने पड़ी हुई और ये टिकल्स चल रहे हैं। तो ऐसे हालात में 14 अगस्त की सेलिब्रेशन को एहतजाज में करना, कैसे उसको देखते हैं? आमिर, मेरे ख्याल में इसमें जो है वो कुछ पार्टी लीडर्स के स्टेटमेंट्स भी आ गए और उन्होंने जो है वो इस तरीके से इसको फ्रेम किया है कि एहतजाज ये नहीं है, लेकिन 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हुए हम जो है वो आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं, ये ज़रूर बता सकते हैं कि हम पाकिस्तानी भी हैं, हम पीटीआई भी हैं, हम इमरान खान के फॉलोअर्स भी हैं और हम इमरान खान के साथ भी खड़े जिस तरीके से हम पाकिस्तान के साथ खड़े। और हुकूमत इसको जितनी भी रीब्रांड करने की कोशिश करे, ये हकीकत जो है वो नहीं छुपा सकती कि आज 14 अगस्त को छोड़ें, जो 365 दिन है साल में, वो कानून हुकूमत ही तोड़ती रहती है। वो हुकूमत जो खुद ही नाजायज़ है और शायद इसलिए उसको तोड़ना पड़ता है, और वो इसलिए तोड़ती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि इमरान खान की आवाज़ उठे, वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि जो इस मुल्क के जज्बात हैं और जो फैक्ट है, जो 8 फरवरी 2024 को साबित हुआ था कि ये मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा है, कि वो ज़ाहिर हो, और उसके लिए हर रोज़ जो है वो ये कानून तोड़ना पड़ता है। अगर 14 अगस्त को मेरे एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा हो और मेरे दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा हो, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? नहीं, बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए और पीटीआई को भी सबके साथ, हमारे साथ सबको ये सेलिब्रेट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो भारत के साथ हमारा मार्का हुआ है, उसने इस बलबले को मज़ीद बढ़ा दिया है। मगर मैं ये भी आपकी पार्टी की तरफ से आवाज़ें थी कि गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी इसके अंदर लचक दिखानी चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले की खबरें देख रहा था कि अलीमा खान और उनकी बहन नौरीन खान को अडयाला जेल के बाहर से उठाया गया। फिर वो एक, आप कहें दाद तो देना हमारी पुलिस को कि उनकी एक बड़ी इंजीनियस किस्म की एक तरीक़ाकार है कि वो वहाँ से उठाते हैं और चक्री में जाके छोड़ देते हैं। तो ये कुछ टल भी गया, मगर ये कोई ऑप्टिक्स, कोई लचक वाले देखते हैं आप इसको? अमित, इसमें ये मुझे बताएं कि वायलेशन ऑफ द लॉ कौन कर? अलीमा खान और जो वहां पे लोग अडयाला जेल जाते हैं वो कर रहे हैं, या वो पुलिस वाले कर रहे हैं जो उनको वहां से हटाते हैं, या उनको जेल मैनुअल के मुताबिक मिलने नहीं देते? ये तो आप कानून को कौन तोड़? आज आपका जो है ना डिमीनर जो है बहुत ज़्यादा सैड है। मुख्तसर जवाब आ रहे हैं, वरना नॉर्मली आपके साथ मैं बड़े अरसे से प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉम्प्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे बहरहाल मैं ये चाह रहा हूँ आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं और इकॉनमी को भी समझते हैं, तो थोड़ा सा एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है, एक इंटरेस्टिंग तो नहीं, तशवीशनाक ही है, एक रिपोर्ट आई है IMF की। और क्योंकि IMF की अभी हाल ही में ये भी खबरें आई कि जो उनकी शराइत रखी हुई हैं, अब जो उन्होंने जो दिया हुआ है हमें ये सहूलत, वो एक दफ़ा देने के बाद कांस्टेंट उसकी मॉनिटरिंग रहती है। वो पहले की तरह नहीं है कि एक दफ़ा दिया तो फिर 6 महीने साल बाद वो पूछते हैं, उसके कांस्टेंटली वो चलता रहता है। पहले ही उनकी तरफ से ये शिकायत आ चुकी हुई है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी वो पूरी नहीं की जा रही, उसके अंदर कमी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
आज जो अभी खबरें ये सारी मीडिया के अंदर छपी हुई हैं कि उन्होंने IMF की एक है करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो ये रिलीज़ की है। और यहाँ पे क्योंकि पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते फिरते हैं कि जी कतर के अंदर बेताशा ब्यूरोक्रेसी, और अब वो उसकी एक्सटेंशन जो है पॉलिटिक्स की तरफ भी आ गई है कि वो हुई जा रही है। तो ये जो एक लिस्ट है ये बड़ी ही खौफनाक है। मुझे 1 मिनट 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसकी ज़रा तफसीलात भर दूँ, आप भी मेरी हेल्प इसके अंदर कर दीजिएगा। कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनस होते हैं, ये पॉलिटिशियंस जो हैं, उनकी शनाख्त नहीं की जा रही। यानी कि पॉलिटिशियंस और उनके रिश्तेदार, जो अक्सर ये करप्शन होती है कि बाप या जो है माँ या बहन भाई जो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, तो उनके रिश्तेदार जो है वो माल पानी बनाते हैं। उनको पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, आपके लिए नाजरीन को बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी उसकी शनाख्त नहीं की जा रही है। और जो खुदकार जो स्क्रीनिंग के टूल्स होते हैं वो उसकी कमी है, वो बिल्कुल नहीं की जा रही। कि इस तरह के जब कोई वाक़यात होते हैं तो रेड फ्लैग्स होते हैं, वो फ्लैग्स नहीं रेज किए जा रहे। ये आप इसकी ज़रा तफसील मज़ीद बता दें। जी, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो आला ओहदेदारान हैं उनके लिए खुदकार निगरानी और जो इंतबाही निज़ाम है, वार्निंग्स हैं, वो मौजूद नहीं है। आदाद शुमार तक महदूद रसाई है। मशकूक सरगर्मियों की बर वक्त निशानदही नहीं की जा रही। आलमी बेहतरीन कवानीन से रहनुमाई लेके नई गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की जाएँ, ये रिकमेंड किया जा रहा है। और बैंक अकाउंट्स खोलने और चलाने के लिए जो जाँच पड़ताल या स्क्रूटनी का जो निज़ाम है उसमें संगीन किस्म की खामियाँ उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं। FBR, स्टेट बैंक, SECP जवाबित के बावजूद मॉनिटरिंग गैर मुअस्सर है। रेगुलेटर्स को रिपोर्ट करने वाले इदारों को करप्शन की बारीकियों का इदराक नहीं है। कनाडा कोलंबिया मॉडल से ठेकों खरीदारी में करप्शन रोकने की तजवीज़ भी दी गई है। और वजारत ख़जाना की महकमों को IMF सिफारिशात पर जवाब के लिए डेडलाइन भी दी गई है। और चंद महकमों ने मुशाहिदात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा जी कुछ जो महकमे हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये तमाम खराबियाँ हैं, मगर कुछ ने जो है और टाइम मांग लिया है, अगस्त तक का टाइम दिया है। ये कोई ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की या उस तरह की कोई लिस्ट नहीं है कि जो सिर्फ पॉइंट आउट कर देते हैं, मैंडेटरी नहीं है। दिस इज़ IMF जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं ये मुल्क का कारखाना चलाने के लिए, और बहुत ही संगीन किस्म की ये उन्होंने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। क्या कहेंगे तैमूर खान? आमिर, ये कोई हैरत की बात तो नहीं है। चले, आपने कहा कि थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे नहीं, संगीन इसलिए होता है कि दिस कम्स फ्रॉम IMF। मैं यही कह रहा हूँ, देखें जो चैलेंज है ये तो सिर्फ एक ही चीज साबित करता है, और वो ये साबित करता है कि अगर ये निज़ाम और इसके आने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि हम यहाँ पे जमहूरियत, अदालत, फंडामेंटल राइट सारा कुछ तबाह कर रहे हैं कि हम मईशत, माशी निज़ाम और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर कर दें, तो ये उसकी हकीकत है। आपको IMF 2-3-4 महीने सपोर्ट कर सकता है जब तक आपके टैक्टिकल इंटरेस्ट US से मिलते हैं, लेकिन याद रखें कि US के साथ जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट में टेंशन है वो 80 साल की है। तो ये टैक्टिकल इंटरेस्ट जो है वो आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ये टैक्टिकली रहेगी। बाकी तो हकीकत ये है कि ये जो करप्शन की दास्तानें हैं वो आपके और मेरे सामने हर रोज आ रही है। उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी प्रेसिडेंट जरदारी साहब के बारे में ऑन यूट्यूब चैनल, एक जाना माना यूट्यूब चैनल है, सारी फैक्ट बेस्ड थी, वो बहुत वायरल हुई। और उससे मेरे जहन में सिर्फ यही ख्याल आया कि कल यही निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जरदारी को, हमारा फॉर्मेट ये है कि पीपल्स पार्टी के इस वक्त मौजूद नहीं है, और जो इस तरह के सोशल मीडिया के हवाले से हम ज़रा मोहतात होते हैं, वो आपकी जगह अपनी जगह। मगर मेरे लिए सबसे ख़तरनाक बात है कि उन्होंने कहा है कि FBR, स्टेट बैंक और SECP जो हैं उनके पास कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम नहीं है, गैर मौसर है। और रेगुलेटर्स को जो है वो इसको जैसे पकड़ना चाहिए या वो उसकी बारीकी का करना तो दूर की बात है, अदराक भी नहीं है। आमिर, अगेन आपने ये देखा वो जो एक अभी कोहिस्तान स्कैंडल हुआ था, उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक्चुअली अगर कोई एक्चुअली उसकी फैक्ट फाइंडिंग करे तो उसमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सारा इशू है वो इस बात के है कि जो अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है
उसमें एक लूप होल था एक प्रोसेस में, और जिसकी वजह से ये पूरे सूबे के अकाउंट्स जो थे वो हर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को जो है वो नजर आते थे। उससे इंटरेस्टिंग बात भी ये थी कि ये काम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ, मुल्क के बहुत से अजला में हुआ है, जो कि हाईलाइट नहीं हुआ। ऑडिटर जनरल तो शायद इसलिए अब बदल दिए गए हैं, मगर उसके अंदर जो ग्रेप वाइन थी आपकी पार्टी के सेनेटर का ही नाम आ रहा था ना देखें, सेपरेट थिंग। अगर किसी सियासतदान का नाम आ रहा था, चले मुझे इन्वेस्टिगेट कर, मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, अगर किसी सियासतदान का नाम आ रहा था उनको ले लें, लेकिन आप अगर उसको स्टडी कर लें तो आप देख लेंगे कि नीचे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को पूरी विजिबिलिटी थी, और उसको जो है वो लूप होल के तहत एक अथॉरिटी मिली थी कि वो कहीं से भी जो है वो जो कैश चेक करके पैसे निकाल दे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस टाइप के लूप होल्स बहुत है हमारे सिस्टम में, जो है वो इनको हटाने की ना नियत होती है, ठीक है, ना विजिबिलिटी। ये बातें हम करते रहेंगे, मगर फिलहाल जो है सबसे अहम बात है कि 14 अगस्त आने वाली है, और हम सब की उम्मीद और दुआ है कि इसके शायान शान जो है इसको सेलिब्रेट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान हमारे लिए वक्त निकालने का। जी, तैमूर जिगरा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ पुलिस के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है। अब वो क्या रोल है पुलिस का, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा पानी का एक इस्लामाबाद में जो पानी की किल्लत और उसको ख़त्म करने के लिए जो एक प्लान सामने आया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर साहब, बात करेंगे जो इस्लामाबाद में ज़ेर ज़मीन पानी की कमी है, एक तो ये कमी क्यों है, इसके ऊपर रीजंस के ऊपर भी थोड़ा सा प्लीज़ बताएगा, और ये इसको क्या प्लान है इसको पूरा करने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए। जी, ये पाकिस्तान का एक क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के अंदर एक हकीकत है, और पाकिस्तान रोज़ की अभी खबरें आती हैं कि सड़क बंद हो गई, जो है नालों के अंदर तुगयानी आ गई, कस्बे शहर सभी इफ़ेक्टेड हैं इससे। प्रॉब्लम क्या है? मसला सबसे बड़ा ये है कि जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो उस वक्त किल्लत होती है, और इस मौसम में ख़ास तौर पे बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारा वाटर मैनेजमेंट के सिस्टम नहीं है। तो उसके लिए हमें ये मैनेजमेंट की कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। तो मेरे मुंह से बड़ी सीडीए की बड़ी रेली तारीफ निकलती है, हम नुक्सी निकाल रहे होते हैं, मगर मैं ऐसे ये इनका प्रोजेक्ट देख रहा था कि इस्लामाबाद और पिंडी का पानी का मसला दहाइयों से है। ये 50 लाख का अब ये शहर हो गए हैं दोनों मिला के, और यहाँ पे सुनते हैं कि जी वहाँ से आएगा, खानपुर लेक से पानी आएगा, फलानी जगह से आएगा। फैक्ट ये है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो 80 से वो कहते हैं कि 300 फुट तक नीचे जा चुका हुआ है। तो 100 से 300 फुट तक जा चुका हुआ है। ये बिल्कुल जो है 25-50 फीट पे होता था, क्योंकि यहाँ पे वो पानी की कमी है और नीचे जा रहा है। तो ये बड़ा ब्रिलियंट एक आइडिया है, नहीं है दुनिया भर में ये हो रहा है, हमारे यहाँ भी पहले ये आज़ाद कश्मीर में हो रहा है कि आप रिचार्जेबल जो है वो ज़खायर बनाते हैं, वाटर पूल्स क्रिएट करते हैं और रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करते हैं कि उसको उस पानी में इस मौसम में जबकि बारिशें हो रही होती पानी होता है, आप इस तरह के जो है ना वेल्स बनाते हैं, पूल्स बनाते हैं, पानी के ज़ख़ीरे इकट्ठे करते हैं जिससे पानी का लेवल जो है ऊपर आ जाता है। तो बड़ी अच्छी बात की है कि इन्होंने बताया जाता है कि 100 के करीब जो है ना इस तरह के ये बना रहे हैं रिचार्जेबल जो है पूल्स, और जो है 40 के करीब बताया जाता है बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। और इसमें सरदार खान ज़िमरी साहब हैं, डीजी वाटर मैनेजमेंट, ये इनका लार्जर प्रोजेक्ट है। तो ये मेरी उनसे सिर्फ ये अर्ज़ होगी कि ये भी करें। मगर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जो हैं रावल लेक की हैं और स्विंगली डैम की हैं, ज़्यादातर रावल लेक। ये वहाँ पे पानी का लेवल ये जब 2 महीने में तो ये पानी वहाँ स्पिलवेज खोलनी पड़ती है, इतना ज़्यादा आता है, मगर सारा साल वो वहाँ लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो श्रिंक करके छोटी सी झील रह जाती है। और वो उसको ड्रेजिंग दुनिया भर में होता है कि जब ये आप ड्रेजिंग करके जब वहाँ पानी नहीं होता आप वहाँ से सिल्ट निकालते हैं।
बाय द वे इसके लिए सीडीए का कोई पैसा खर्च नहीं होना। ये सिल्ट जो है ना, इसे भल कहते हैं। ये भल जो है इस्लामाबाद में, क्योंकि यहाँ नहरी निज़ाम नहीं है, तो ये पंजाब से मंगवाई जाती है। सीडीए पैसे कमा सकता है कि जब ये इसमें पानी ना हो तो यहाँ पे ये ड्रेजिंग के ठेके दें। वो ठेकेदार बड़ी खुशी से यहाँ से ज़मीन वो निकालेंगे, इर्द गिर्द के किसानों को बारानी इलाकों में और बागात को वो बिकेगी और वो पैसा कमाएगी सीडीए उससे। तो पहले जो ज़खायर मौजूद हैं रावल और शिमली लेक, इनके ज़खायर की 3 गुना 4 गुना जो बढ़ाई जा चुकी है, क्योंकि इनकी वजह से इन रावल लेक के ख़ास तौर पे ये सूखने से जब ऑड मौसम के अंदर बताया जाता है कि 25 से 50 जो ट्यूबवेल्स हैं वो खुश्क हो चुके हैं, उनका बहुत नीचे लेवल जा चुका हुआ है। तो जो चीज़ हाथ में है, आसान है, पहले उसको कर लें, क्योंकि आप ये 2 आपके सबसे बड़े जो ज़ख़ीरे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में ये पानी का बहुत मसला हो गया है। कराची का हम जिक्र करते रहते हैं, सिंध का करते रहते हैं, पंजाब ये जो के अंदर या इवन इस्लामाबाद जो कि मॉडल सिटी है, यहाँ पानी का एक सीरियस प्रॉब्लम अब बन गया हुआ है कि अंडरग्राउंड वाटर नीचे से नीचे जाता जा रहा है और जिन्होंने ट्यूबवेल्स भी लगाए हुए हैं वो पानी आलूदा होता जा रहा है। तो प्लीज़ जो है इसके ऊपर भी सीडीए अगर गौर फरमा ले। और बाकी मुल्क के अंदर भी डिटेल्स आपने देखी है, बाकी मुल्क में भी नहीं, ये मेरी इनसे दरख्वास्त होगी कि इस पर गौर करें और पूरे मुल्क में ये करना चाहिए। बाय द वे ये आज़ाद कश्मीर में ये बहुत हो रहा है, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, मुजीब काजी और इस तरह के और लोग हैं जो कि बड़े ये जहाँ जहाँ पानी की कमी आ रही है वो ये वाटर पूल्स बना के स्टोर कर रहे हैं। ये हमें क्लाइमेट की चेंज के बाद ये तरीके अपनाने होंगे वाटर मैनेजमेंट के, जो है रेन हार्वेस्टिंग के, और जो है ज़ख़ीरे पानी के इकट्ठे करने के लिए। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।